पोस्ट नहीं कर रहा उसको जो आज पोस्ट होनी थी, क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि चीज़ ही ऐसी हुई है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्या चीज़ हुई है? धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दे दिया है। 2 महीने तक चलने वाला जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जो सीजेपी ने चलाया, अभिजीत दीपके ने चलाया, 2 महीने तक वहाँ पर जो बैठे रहे, अड़े रहे उस बात पर, आज उनको वो चीज़ मिल गई है जो पूरा देश चाहता था, वो चाहते थे और सारे स्टूडेंट्स चाहते थे, और शायद वो स्टूडेंट्स भी जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनको इंसाफ मिला है। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो गया है, लेकिन मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि आई डोंट थिंक कि इससे सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, क्योंकि नीट पेपर जो लीक हुआ था वो सारा एनटीए ने कराया था। पेपर एनटीए कराता है वो पेपर, तो वहाँ पर एनटीए की जिम्मेवारी थी कि वहाँ पर नीट के पेपर को अच्छे से कंडक्ट कराया जाए, वहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करा जाए, पूरी फोर्सेस को अच्छे से इम्प्लीमेंट करा जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। तो वहाँ पर एनटीए के रेजिग्नेशन की ज़्यादा मांग होनी चाहिए थी, ना कि धर्मेंद्र प्रधान की अकेले की। चलो अब हो गया है तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहता हूँ कि इसमें धर्मेंद्र प्रधान का हाथ ज़रूर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी सीबीएसई के जो पेपर्स हुए थे, एग्ज़ाम हुए थे, बोर्ड एग्ज़ाम हुए थे 10th एंड 12th के, उसमें उन्होंने डिजिटल मोड पर शिफ्ट किया स्टूडेंट के पेपर चेक करने पे। उसमें भी उन्होंने बहुत धांधली करी, बहुत ज़्यादा गलत काम उसमें किए। लोग टीचर्स को ट्रेन नहीं किया गया था, टीचर्स को सिखाया नहीं गया था कि कैसे पेपर को चेक करना है। वैसे ही जो पेपर चेक होते थे, जो टीचर पेपर चेक करते थे फिजिकली, उनको कंप्यूटर पर बिठा दिया गया पेपर चेक करने के लिए, जबकि उनको पेपर चेक करने आते ही नहीं थे कंप्यूटर पर कैसे करने हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ हुई, पेपर गलत चेक हुए, लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को बहुत गलत मार्क्स मिले, जो उनको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। वहाँ पर पेपर भी एक्सचेंज हो गए और पता नहीं क्या क्या दिक्कतें आई। उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वहाँ पर आवाज़ उठाई, लेकिन उनको सोशल मीडिया पर देशद्रोही पाकिस्तानी बोल दिया गया। भाई इंडिया का स्टूडेंट है, वो इंडिया में पेपर दिया है। अगर वो देशद्रोही या फिर पाकिस्तानी होता, मतलब पाकिस्तान का नेशनलिस्ट होता, तो यहाँ पर इंडिया में उसकी जगह क्या थी? इंडिया में आके उसने पेपर दिया ना, तुम लोगों को पता नहीं चला कि एक पाकिस्तानी इंडिया में आकर यहाँ पर पेपर दे रहा है? तुम लोग भी तो करते हो ना ये अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अगर वो पाकिस्तानी होता तो सबसे पहले तुमको ही पता चल जाता, लेकिन नहीं। और ऐसे फालतू के एलिगेशन मत लगाया करो तुम किसी पर भी। कोई भी तुम्हारे खिलाफ दिख जाए उसको पाकिस्तानी बोल दो, देशद्रोही बोल दो, एंटी नेशनल बोल दो, इससे थोड़ी ना होता है। अपने काम की जिम्मेवारी लो, अकाउंटेबिलिटी लो। जो आज धर्मेंद्र प्रधान के साथ हुआ है वो सिर्फ तुम उसके साथ ही नहीं हुआ है, वो यहाँ पर अभी स्टैंडर्ड सेट हो गया है कि तुम लोग ऐसा करोगे या फिर काम चोरी करोगे, काम नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। यहाँ पर मैं एक इंसान की बात करने वाला हूँ, मनोहर लाल खट्टर। उससे पहले मैं तुम लोगों को एक बात बता दूँ कि ये जो अभी रेजिग्नेशन हुआ है, आई डोंट थिंक इससे सारी चीज़ें बदल जाएंगी। जो मैंने शुरू में भी कहा, यहाँ पे ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन की वो दिक्कत है। पॉलिसीज़ धर्मेंद्र प्रधान ने भी लेके आई हैं, लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन पे दिक्कत रही है। और ये सिर्फ हमें इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं देखने को मिलती है प्रॉब्लम, ये लगभग हर डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और जितने भी हमारे बोर्ड्स हैं, जो भी हेल्थ केयर हैं, सब में पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशन की कमी दिखती है। वहाँ पर सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की कमी दिखती है, लॉज की इम्प्लीमेंटेशन की कमी दिखती है हर जगह पर। तो यहाँ पर एक्चुअली में ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं है कि मिनिस्टर कुछ काम नहीं कर रहा है, मिनिस्टर एक्शन नहीं ले रहा है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा ग्राउंड लेवल पर। अच्छे तरीके से वहाँ पर फोर्सेस को तैनात नहीं किया जा रहा है। अच्छे से जो लॉ बनाए गए हैं उनको सही से कैसे यूज़ करना है, सही से उनका यूज़ हो, कोई एक्सप्लॉइट ना हो, इस चीज़ को वहाँ पर नहीं देखा गया है। अब कुछ टाइम पहले मैंने एक इंसान की और बात करी थी कि उस वीडियो का टाइटल था कुछ राइज ऑफ रिवोल्ट, यूथ इज़ वेकिंग अप, ऐसा कुछ टाइटल था, जिसमें मैंने एक इंसान की बात करी थी जो सुप्रीम कोर्ट में गया था। उसने सीजेआई को जुडिशियल सर्वेंट ऐसा कुछ बोल दिया था। तो वहाँ पर भी मैंने इस चीज़ की बात करी थी कि इंडिया इज़ वेकिंग अप। और अब इस प्रोटेस्ट के बाद और जो आज जो इस देश में हुआ है, इसके बाद ये चीज़ कंफर्म हो रही है कि यस यूथ इज़ वेकिंग अप एंड अब इसको कोई दबा नहीं सकता, कोई इसको बिठा नहीं सकता, कोई इसको सुला नहीं सकता, कोई इसको अपने इशारों पर नचा नहीं सकता। अब जो जनता चाहेगी वैसे सबको काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो जवाब देना पड़ेगा, क्यों नहीं किया काम, ये काम में गलती हुई तो क्यों हुई, क्या यहाँ पर कमी रह गई थी। लेकिन यहाँ पर अब से ये चीज़ होगी। अब जो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हुआ है, इससे मिलते जुलते दो लोगों की मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, मनोहर लाल खट्टर एंड नितिन गडकरी। सबसे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट नितिन गडकरी, जो एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहा है। ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए कर रहा है, पोल्यूशन कम करने के लिए कर रहा है। इंडिया में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है, आई सपोर्ट इट, कर लेना चाहिए एथेनॉल ब्लेंड। 100% एथेनॉल भी हो जाए तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तरीका है तुम्हारा। कल तक
20% 15% एथनॉल ब्लेंड हो रहा था पेट्रोल में, गाड़ियाँ उसके अकॉर्डिंग बन रही थी, जितने व्हीकल हैं वो सब E20 E15 कंपैटिबल बन रही थी। तुम अचानक से E80 ले आते हो, E50 60 जितना भी तुम पहुँचे गए हो। तुमने टाइम दिया है जनता को, तुमने टाइम दिया है बाकी लोगों को कि वो गाड़ियाँ बाइक मैन्युफैक्चर कर लें कि जो E80 कंपैटिबल हों? नहीं किया तुम लोगों ने। डायरेक्टली तुम लोगों ने इम्पोज कर दिया कि तुम्हें E80 पेट्रोल ही डलाना होगा। अगर नहीं डलाना, तुम्हें ओरिजिनल पेट्रोल डलाना है जो पहले डलता था, जिससे तुम्हारी गाड़ी ख़राब ना हो, तो तुम्हें उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जो तुम्हारे लिए पहले से सस्ते में अवेलेबल थी, यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट। वाई? तो यहाँ पर क्या क्या साबित करना चाहते हो नितिन गडकरी, कि तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है? दूसरी कंट्रीज़ ने इम्प्लीमेंट करा है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन कैसे किया है? 10 15 20 साल में इम्प्लीमेंट किया है। अगर अगले साल अगर वो प्लान कर रहे हैं कि E80 E50 ऐसा कुछ लाने की प्लान कर रहे हैं, ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, तो 15-20 साल पहले बता रहे हैं कि उस साल पे हम E85 वगैरह ये चीज़ें हम चलाएँगे, ये पेट्रोल आएगा। तो लोगों को टाइम मिल जाता है 10-15 साल कि हाँ 10-15 साल बाद आएगी, तब तक हमारे पास ये गाड़ी है, तब तक इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। और उस पॉइंट पर जब नई गाड़ियाँ, नई व्हीकल्स जो मैन्युफैक्चर होंगे, वो E80 E85 के कंपैटिबल मैन्युफैक्चर होंगे। लेकिन तुम रात को सोते हो, रात सोते सोते डिसीजन लेते हो और अगले दिन उसको इम्प्लीमेंट कर देते हो। और कहीं पर तुम्हारी इम्प्लीमेंटेशन दिखती नहीं। बीजेपी, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं, बीजेपी। नीट पेपर लीक हुआ, उसमें तुम्हारी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिख रही। कहाँ है तुम्हारी इम्प्लीमेंटेशन? जब लोगों से पैसे हड़पने हो, जब तो तुम्हारी इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से दिख जाती है। या एथनॉल वाला की जो केस है, ऐसे तुम नीट पेपर को भी तो बचा सकते थे, इम्प्लीमेंट कर देते, वहाँ पर फोर्सेस को तैनात कर देते। पेपर के लिए कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, बच्चों को एक दिन पहले वहाँ पर सेंटर्स पर ही रखना की सुविधा होनी चाहिए थी, खाना पीना उनका सब सेंटर्स पर होना चाहिए था। वो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, इतना तो डिजर्व करते हैं। लेकिन तुमने किया ऐसा कुछ? लेकिन क्यों करोगे? वहाँ से तुम्हें पैसा थोड़ी ना मिलेगा। तुम वहाँ पर करोगे एफर्ट्स, वहाँ पर तुम इम्प्लीमेंटेशन के एफर्ट्स डालोगे जहाँ पर तुम्हें पैसा मिलेगा। वो एथनॉल से तुम पैसे कमाओगे। तुमने प्राइस भी नहीं घटाए, शर्म कर लो। पूरी दुनिया में पेट्रोल के प्राइस गिर रहे हैं, इंडिया में बढ़े हैं हमेशा से। तुमने अपना मार्जिन बढ़ाया है। क्या हमसे ही लूटना है क्या सब कुछ? अपने ही देशवासियों से? फ़ॉरन से भी कुछ ले आओ इंडिया में। इंडिया से बाहर जा रहा है पैसा, लेकिन इंडिया में आ तो नहीं रहा है। तुम बस अपनी जेब भर रहे हो जनता का पैसा चूस के। कैसे इंसान गाड़ी खरीदे? तुमने ऐसे सिचुएशन पर लाके खड़ा कर दिया देश को, जबकि इंसान अपनी खुद की गाड़ी भी नहीं खरीद सकता। ले देकर अपनी घिसाकर अगर कोई इंसान गाड़ी बाइक खरीद भी लेता है, तो उसमें फिर E80 जो भी तुम्हारा एथनॉल वाला पेट्रोल है, ये डलवाना पड़ेगा ज़बरदस्ती। जबकि हमारी बाइक, हमारी कार वो कंपैटिबल ही नहीं है उसके। और अगर हमें ओरिजिनल पेट्रोल चाहिए तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। क्यों? सब कुछ तुम्हें हमसे चूसना है, सारा पैसा हमारा ही लेना है तुम्हें। तुम कभी कुछ खुद करते हो? क्या करूँगा मैं इतने सारे हाईवेज़ का? मेरे गली की सड़क तो छीनी है, मेरी गली तो बनी नहीं है। तुम वो सड़कें भी तो बनाओ। हाईवेज़ बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तुम एक्सप्रेस वेज बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मैं आई रियली अप्रिशिएट। लेकिन कौन इंसान है जो सबसे ज़्यादा हाईवेज़ एक्सप्रेस वेज पर घूम रहा है? तुम बना रहे हो, चलो मैं मानता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ स्टेट हाईवेज़ पर भी तो काम करो। स्टेट हाईवेज़ छोड़ो, तुम गलियाँ, मोहल्ले, सड़क, इनकी सड़कें तो बना दो यार। ये ज़्यादा ज़रूरत है, आम इंसान यहाँ पर ज़्यादा चलता है। एक वोकेबल सिटी दे दो हमें। क्या बात यार, क्या बात करूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। फिर मनोहर लाल खट्टर की बात करता हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं तुम लोगों को बताता हूँ पिछले हफ्ते क्या हुआ था। अभी 2-3 दिन पहले जो हफ्ता था, उस हफ्ते में क्या हुआ। पूरे एक हफ्ते, पूरे 7 दिन, रोज़ रात को 10 से 12 के बीच लाइट जा रही थी। कभी 10 बजे जा रही थी, कभी 10:30, कभी 11:30, 11:15, ऐसे मतलब 12 बजे तक लाइट चली जाती थी। कब आती थी? सुबह के 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे। हद हो गई थी। पूरी रात बैठकर निकालनी पड़ी इस गर्मी में। देख लो, ऐसी गर्मी में तुम 1 मिनट बाहर खड़े होकर दिखा दो, तो 1 मिनट तुम बाहर बैठ के दिखा दो इस गर्मी में। तुम यहाँ पर पूरी इस ऐसी गर्मी में पूरी रात मैंने और मेरी फैमिली ने बैठ के निकाली है। और सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे शहर में, पूरे इंडिया में हर जगह पर ये चीज़ हुई है, सबके साथ हुई है। ये एक हफ्ते रोज़ रात को लाइट कट रही है, या फिर दिन में भी कहीं कहीं पर लाइट कट रही है। क्यों? व्हाट आर यू इवन डूइंग? मैं मानता हूँ लोड बढ़ गया है, एसी की डिमांड बढ़ गई है, एनर्जी की डिमांड बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, तो मैं मानता हूँ यार। लेकिन एक एटलीस्ट जवाबदेही वाले बंदे तो उधर बिठाओ। मैं साउथ हरियाणा में रहता हूँ,
यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो है DHBVN, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। ये लोग देखते हैं यहाँ की सारी बिजली को। मैं भिवानी में रहता हूँ, भिवानी, रोहतक, हिसार, गुड़गांव, फरीदाबाद, साउथ हरियाणा जितना भी है सब इनके अंडर आता है, सबकी इलेक्ट्रिसिटी ये लोग देखते हैं, DHBVN। कट लगता है, हम किसकी तरफ देखेंगे? लंबे लंबे कट लग रहे हैं, चलो थोड़ी देर तो हम भी वेट करते हैं, 1 घंटा वेट कर ले, 2 घंटा वेट कर ले, लाइट आ जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या, हम क्या करेंगे? हम ऑब्वियसली उनके पास फ़ोन करेंगे, कस्टमर केयर के पास फ़ोन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या है, हमारी लाइट क्यों कट गई है और कब तक लाइट आ जाएगी, क्या दिक्कत है, सब चीज़ें पूछेंगे। हम कॉल मिलाते हैं, पहली बात वहाँ से कॉल उठा लें, वही बड़ी बात है। उठाने से पहले उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है? या तो हिंदी में बात करो या इंग्लिश में। और मान लो मैंने इंग्लिश सिलेक्ट भी कर दिया तो भी सामने से हिंदी में बात करने वाला बंदा बात करेगा और हिंदी में बोल रहा होगा। वो तो चलो ठीक है, यहाँ पर हिंदी बोलने वाले लोग हैं, मैं भी हिंदी बोलता हूँ तो बात हो जाती है। लेकिन मान लो कोई इंग्लिश बोलने वाला यहाँ पे रह रहा हो, कोई और दूसरी स्टेट का जो लैंग्वेज बोलने वाला जो अभी यहाँ पे शिफ्ट हुआ हो, वो कैसे ये चीज़ करेगा? भाई तुम इतनी बेसिक चीज़ पर काम नहीं कर रहे। तो चलो ठीक है, इसको छोड़ो, ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है। कॉल लग गई, सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, IVR से भी बात हो गई, वहाँ पर फिर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है वो उठाएगा नहीं फ़ोन। 3-4 बार करोगे नहीं उठाएगा, 5वीं बार करोगे उठा लेगा, फिर वहाँ पर एक्टिंग करेगा कि आवाज़ नहीं आ रही सर आपकी। शुरू में आवाज़ आएगी उसको, लेकिन जैसे ही तुम अपनी प्रॉब्लम बताना शुरू कर दोगे, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, हम ठीक है आपकी आवाज़ ना आने के कारण हम आपका फ़ोन रख रहे हैं। ऐसा ये 2-3 बार करेंगे, परेशान खुद ऐसा कर देंगे कि तुम परेशान होकर उसके बारे में बात करना ही छोड़ दो, तुम उनके पास फ़ोन करना ही छोड़ दो। फिर मान लो लास्ट में गिर पड़ कर तुमने जैसे तैसे उनसे कांटेक्ट कर लिया और उनकी तुमसे बात हो गई, 10वीं-11वीं बार की वो बात होगी पहले तो, ठीक है? इसमें तुम्हारा आधा घंटा पौना घंटा लग जाएगा। तो उसमें वो क्या करेंगे, तुम्हारी कंप्लेंट लॉन्च कर देंगे, फॉल्स कंप्लेंट लॉन्च कर देंगे। चलो ठीक है, कर देते हैं, क्या होगा? कुछ काम नहीं होगा। आधे घंटे बाद तुम्हारे पास एक रेजोल्यूशन का मैसेज आ जाएगा, मेरे पास आ गया कि आपकी जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हो गई है। लेकिन घंटा कुछ नहीं हुआ होता, सब कुछ वैसे का वैसा होता है। लाइट कटी होती है, मैं ऊपर बैठा होता हूँ मेरी फैमिली के साथ गर्मी में परेशान कि कब लाइट आएगी, कब लाइट आएगी। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि लाइट रिस्टोर हो जाएगी। सामने से फॉल्स मैसेज आ जाता है कि आपकी लाइट ठीक कर दी गई है। व्हाट मनोहर लाल खट्टर, व्हाट आर यू इवन डूइंग? देख लो, तुम्हारे ऐसे पर्सनल्स हैं, तुमने ऐसे लोग हायर कर रखे हैं, तुमने ऐसे लोगों को जॉब दे रखी है, इतने कामचोर लोगों को। ना कोई फ़ोन उठाता है, उठाता भी तो ऐसे बात करता है, फिर वो ऐसी फॉल्स कंप्लेंट रजिस्टर करता है, फिर वो ऐसे फॉल्स रेजोल्यूशन के मैसेजेस भेजता है। देख लो इनको कुछ यार, तुम क्या कर रहे हो? और अभी तुम स्मार्ट मीटर्स लेके आ रहे हो जिसमें तुम प्रीपेड बिल ये इंट्रोड्यूस कर रहे हो। अभी तो तुमने ऑफिशियल नहीं करा है, मतलब कंपलसरी नहीं किया सबके लिए, लेकिन कौन जानता है तुम लोग इसको कंपलसरी कर दोगे फ्यूचर में। जैसे तुम अभी E20 और E80 को तुम आम इंसान पर थोप रहे हो, फ्यूचर में तुम इसके साथ भी ऐसा ही करोगे कि सब लोगों के लिए कंपलसरी कर दोगे कि ये स्मार्ट मीटर लगा लो, प्रीपेड बिल आएंगे तुम्हारे। मतलब प्रीपेड मतलब जिन लोगों को नहीं पता, तुम अभी जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो उसका महीने के एंड में तुम उसका पे करते हो। तो जितनी तुम यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल अगर तुमने 100 यूनिट्स यूज़ करी तो तुम 100 यूनिट्स के लिए पे करोगे। अब लाइट नहीं रहेगी तो ओबियसली तुम कंज्यूम कम करोगे। मान लो तुम्हारे कट्स लग रहे हैं, तो जहाँ पर तुम्हारी नॉर्मल डेज में तुम्हारी 100 यूनिट्स कंज्यूम हो रही थी महीने में, तो कट्स के कारण तुम लाइट यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो वो 80-70 यूनिट्स जितनी भी बनती हैं तुम्हारी, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा बिल बनेगा। तो तुम्हें कट्स के कारण वहाँ पर बिल, तुम्हारा बिल कम ही होता है, तो कट्स का बिल पर तुम्हारे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन तो फिर तुम वही पे करते हो जो तुमने यूज़ किया है बेसिकली। लेकिन प्रीपेड में क्या होगा, तुम्हें महीने की शुरुआत में ही एक फ़िक्स अमाउंट देना ही पड़ेगा। उसके बाद कोई गारंटी नहीं, तुम्हारे कट नहीं लगेंगे, कोई गारंटी नहीं है, तुम्हें 3-3 4-4 घंटे बिना लाइट के बिताने पड़ेंगे, तुम्हें उसका ही पे करना पड़ेगा। मतलब तुमने शुरू में पे तो कर ही दिया, अब पूरे महीने तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, उसमें तुम्हारे जितने भी कट्स लगे डजेंट मैटर, तुम्हें शुरू में वो पैसा देना ही होगा। वो तो पूरे महीने के पैसे लेंगे, वो ऐसे थोड़ी ना कि इस महीने हम आपके 20 कट लगाएंगे तो उसका माइनस करके आपका इतना बिल आप दे दो, प्रीपेड कर दो। ऐसा नहीं करेंगे, वो एक फिक्स अमाउंट रखेंगे, चाहे फिर आपके पूरे महीने लाइट ना आए, कट्स पूरे महीने के लग जाए, आपके पूरे एरिया की लाइट ख़राब हो जाए, आपको फिर भी बिल देना पड़ेगा। तो ये कर रहा है मनोहर लाल खट्टर। ऐसी सर्विस के साथ क्यों करें भाई, हम क्यों लगवाएं हम प्रीपेड मीटर? अभी तो ऑप्शनल है मानता हूँ, लेकिन तुम फ्यूचर में पक्का उसको फोर्स करोगे, मैं तुम लोगों को सेंस कर सकता हूँ। तुम्हारी यही बिजनेस स्ट्रेटेजी रहती है हर एक चीज़ में। तो नहीं, तुम अपना ये जवाब दे ही दो मनोहर लाल खट्टर, मुझे तुमसे ज़्यादा दिक्कत है, और नितिन गडकरी तुमसे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है मुझे। तुम दोनों के मुझे जवाब चाहिए।
और अगर तुम लोग नहीं मानोगे इस बात को तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो अभी धर्मेंद्र प्रधान के साथ हुआ। उसने तो फिर भी तुमसे बहुत कम गलत काम किए हैं, लेकिन तुम लोगों ने तो सारी हद ही पार कर रखी है सारे गलत कामों की। ना तुम अपने सिटीजन्स के सुनते हो, ना तुम अपने सिटीज़न के बारे में कुछ सोचते हो, ना तुम उनको फैसिलिटीज़ देने की सोचते हो, तुम बस उनको एक्सप्लॉइट करते हो। और मनोहर लाल खट्टर, तुम तो बहुत ज़्यादा बुरे इंसान हो, सुधर जाओ। या तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को प्राइवेट कर दो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है पैसे देने के लिए। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइजेशन होगा, सब लोग काम पे लग जाएंगे, वहाँ पर प्राइवेट लोग काम करेंगे। हमारे एक कॉल करने पर वो हमारी कॉल उठा लेंगे, हमारी प्रॉब्लम को यूँ मिनटों में सॉल्व कर देंगे। बेशक हमें 2-3 हज़ार रुपये फालतू भरने पड़े, लेकिन हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। हम जो पे करेंगे हमें वो चीज़ मिलेगी। लेकिन तुम चुप हो जाओ एकदम। मैं कह रहा हूँ कि तुम अपना काम शुरू कर दो। मैं तुम लोगों से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। अभी तो फ़िलहाल लाइट कट नहीं रही है, लेकिन जैसे ये बारिश की एक बूंद भी आ जाती है, सबसे पहले तो तुम लाइट काटते हो। इतने साल हो गए भारत को आज़ाद हुए, तुमने क्या किया है इतने सालों में? तुम अंडरग्राउंड वायर्स नहीं बिछा पाए, एटलीस्ट सिटीज़ में नहीं बिछा पाए तुम। वॉट आर यू इवन डूइंग? और इसमें सिर्फ बीजेपी की गलती नहीं है भाइयों, इसमें सबकी गलती है। पिछली जो गवर्नमेंट्स आई थी, इतना करप्शन। तो जेनजी यूथ एंड मेरी जो जनरेशन के जितने भी लोग हैं, सब लोग भाई नितिन गडकरी से पहले इस बंदे का रेजिग्नेशन मांगना, और एक ऐसा बंदा वहाँ पर बैठे जो एक्चुअली में काम करना चाहे, या फिर उसकी सोच ऐसी हो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेट कर दे, या फिर ऐसा कुछ ऐसी सोच होनी चाहिए। और एटलीस्ट हमें 24 घंटे लाइट तो मिलेगी यार, जिसके लिए हम पे कर रहे हैं। और अगर लाइट कटेगी भी तो हमें एटलीस्ट नोटिफिकेशन आ जाएगी, मैसेज आ जाएगा कि हाँ आपको परेशानी हुई, आपकी यहाँ पर अभी इस टाइम पर लाइट कटी है, इस टाइम तक आ जाएगी, ये दिक्कत है। और वो प्रॉब्लम भी जो भी होगी मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। तो उसके लिए वी आर रेडी टू पे, एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू रेज माई वॉइस फॉर दैट। तुम्हारा इस पर क्या कहना मुझे कमेंट्स में बताना। बाकी इट इज़ अ रियली ग्रेट डे फॉर जेन जी एंड यूथ एंड फॉर दिस कंट्री एंड फॉर दिस डेमोक्रेसी। दिस कंट्री इज़ स्टिल अलाइव। और कभी भी अब इस देश में तानाशाही नहीं आएगी, डिक्टेटरशिप नहीं आएगी। ये बात कंफर्म हो गई है कि इस देश की जनता जाग रही है, सब कुछ देख रही है, और वो कभी भी इस देश को तानाशाही के अंदर नहीं आने देगी। तुम सबका इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट्स में बताना। और हाँ, इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी बातें करते रहते हैं। और हाँ, अपना पर्सपेक्टिव पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।